हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस एडिशन में हम स्टडी करेंगे एक शिपिंग कंपनी, इंडिया की शिपिंग कंपनी द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड। तो ग्लोबली ये देखा गया है कि शिपिंग जनरली काफी साइक्लिकल होता है और जो क्रूड और गैस के जो शिप्स होते हैं वो काफी कम नंबर में होते हैं। तो अगर मैं बड़े क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्टर्स की बात करूं जिसे हम सुएज मैक्स भी बुलाते हैं, तो वो दुनिया भर में क्लोज टू 594 शिप्स हैं। और इसमें कई सारी चीजें माइन्यूटली अपने को देखना पड़ता है कि कितने कैंडिडेट्स स्क्रैप होने वाले हैं, कितने नए ऑर्डर हुए हैं। तो ये जो साइकिल है इसकी वजह से क्या होता है, एक बूम और बस्ट स्टेज आता है शिपिंग में। और ग्लोबली ये देखा गया है कि बहुत सारे शिपिंग कंपनीज हाईली लेवरेज्ड होते हैं और वो अपना डिमांड तब प्लेस करते हैं जब शिपिंग रेट्स बहुत हाई रहता है। और जैसे ही ऑर्डर बुक फुलफिल होता है और इस मतलब $1 बिलियन के ये शिप्स होते हैं, काफी बड़े होते हैं गैस वाले और क्रूड ऑयल वाले। तो जैसे ही ये फुलफिल होता है उसके बाद आप देखते हैं कि एक चार्टर रेट्स में इनके काफी गिरावट आ जाती है। तो जैसे ही गिरावट आता है तो ये सस्टेन नहीं कर पाते हैं और अपने डेट को एक तरीके से रीपे नहीं कर पाते हैं और ये मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो ये एक साइकिल काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है दुनिया भर में। आ, ये जो पर्टिकुलर कंपनी मैं बात कर रहा हूँ, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग, इसका भी Q4 FY 2026 का रिजल्ट आया है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो ब्लॉकेट था उसके वजह से इसके चार्टर रेट्स में काफी ज्यादा एक इजाफा आया था। तो बेसिकली काफी हाई इसके क्रूड ऑयल के चार्टर रेट्स और गैस ट्रांसपोर्टेशन के चार्टर रेट्स हो गए थे। क्योंकि हो क्या रहा था कि क्योंकि वो स्ट्रेट बंद हो गया था तो अब शिप्स वे ट्रैवलिंग फ्रॉम द केप ऑफ गुड होप, उसके वजह से दे वर गोइंग फर्दर एंड उसके चार्टर रेट्स बहुत ही, क्योंकि ये शिप्स काफी लिमिटेड है। तो अगर मैं सुएज मैक्स की बात करूं जो बिगर टैंकर्स हैं जो ऑयल कैरी करती हैं वो 594 है। और वीएलजीसी की मैं बात करूं जो जो लार्ज वेसल्स हैं, जो गैस सप्लाई, जो गैस या एलपीजी ट्रांसफर करती है वो 450 है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्रेशर है इन शिप्स में टू गो अक्रॉस द वर्ल्ड और एंड ट्रांसफर ऑयल एंड गैस। तो इसलिए काफी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है स्टडी करने के लिए कि क्या चल रहा है दुनिया भर में। और इस ये जो कंपनी है, क्या ये कंपनी भी बूम और बस्ट एक्सपीरियंस करेगी कि नहीं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसको रिसर्च करने के बाद ये है कि इसका जो करंट एनएवी है, एनएवी इसमें कैसे कैलकुलेट होता है कि आप जो भी इसके शिप्स के वैल्यू हैं वो सारे ऐड कर देते हैं। इसमें इसका कैश इन हैंड जो है वो भी आप ऐड कर देते हैं। और जो डेट है वो रिड्यूस करके आप डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर से। तो अभी जो इसका करंट स्टॉक प्राइस है वो 1419 है और इसका जो एनएवी है 1796 है। राइट। तो एक तरीके से ये 17% डिस्काउंट में मिल रहा है अगर आप एनएबी को कंसिडर करें। बट इसमें कंसिडर और भी चीजें करनी पड़ेंगी कि इसका जो फ्लीट साइज है वो कितनी पुरानी है, क्या वो मेच्योर स्टेज में है, यंग स्टेज में है। क्योंकि जैसे जैसे वो स्क्रैपिंग फेज में जाएगी आप अश्योर्ड हो कि आपको उसमें पैसा खर्च करना पड़ेगा धीरे धीरे फ्लीट साइज मेंटेन करने के लिए। और पिछले 17 क्वार्टर से ये डिविडेंड दे रही है। तो कहने के लिए काफी कुछ है, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बट इस पूरे प्रेजेंटेशन में हम स्टडी करेंगे कि ये कैसे बूम या बस साइकिल होते हैं, क्यों होते हैं और इसका क्या रीजन है। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से इसके रेट्स पे क्या इम्पैक्ट आया, इसका क्यों इसका पहला क्वार्टर एक ऐसा आया जिसमें 1000 करोड़ का नेट प्रॉफिट इसे देखने को मिला था। तो अगर हम Q4 26 की रिजल्ट्स के हाइलाइट्स देखें तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 1044 करोड़ आया था, फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री कि 1000 करोड़ के ऊपर इसके प्रॉफिट्स गए थे। वो इसलिए गए थे क्योंकि जो फ्रेट रेट्स थे ये गैस और ऑयल टैंकर्स के, उसमें बहुत तगड़ा इजाफा आया था। इस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को हम एक नंबर क्वांटिफाई करेंगे इन द लेटेस्ट स्लाइड्स। आई विल क्लियरली शो एग्जैक्टली वेयर द रेट्स मूव बाय एंड हाउ मच इट मूव बाय। तो वो हम देखेंगे। FY 26 का नेट प्रॉफिट देखे तो एक तरीके से 2943 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है। और हम कंसोलिडेटेड नंबर्स पे फोकस करेंगे इस ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। इसका एनएवी अगर हम देखें तो 1796 पर शेयर है जो मैंने अभी कहा था। और इसका जो शेयर प्राइस है वो करेंटली
1419 पर शेयर है, तो एक तरीके से 17% का डिस्काउंट पे ये अवेलेबल है अभी। इसका डिक्लेयर्ड डिविडेंड देखें तो 11.7 रुपीज पर शेयर Q4 26 में, जो कि इसका हाईएस्ट क्वार्टरली डिविडेंड था, वो पे आउट हुआ था। यहाँ पे अगर इसके रिपोर्टेड फाइनेंशियल्स के नंबर्स देखें, तो अगर कंसोलिडेटेड में देखें तो यहाँ पे आप देखें कि रेवेन्यू में उतना बड़ा जंप नहीं आया, रेवेन्यू में 5% जंप आया है, बट इसका जो प्रॉफिट है, राइट, तो इसके प्रॉफिट में एक बहुत बड़ा जंप आया है। तो प्रॉफिट अगर यहाँ पे देखें तो प्रॉफिट 2344 से 2943 करोड़ हो गया है। इसका मतलब यही है कि फॉर द सेम नंबर ऑफ शिप्स एक तरीके से फ्रेट रेट्स काफी इंक्रीज हुए हैं, उसके वजह से द रेवेन्यू ग्रोथ वाजंट दैट मच, बट द प्रॉफिट्स grew for the same number of ships, or a few changes in the number of ships, the profit grew significantly. तो ये एक चीज देखने को मिला है। अगर आप यहाँ पे ग्रॉस डेट देखें तो डेट ज्यादा कंपनी में है नहीं, 1000 करोड़ का डेट है, राइट। अगर इसका मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप स्क्रीन एनालिसिस में बाद में देखेंगे ही, तो बट वो क्लोज टू आई थिंक 20,000 करोड़ है, बट वो हम बाद में रिविजिट करेंगे। नंबर मुझे अभी टॉप ऑफ द हेड याद नहीं आ रहा। और नेट डेट अगर देखें तो 7402, राइट। तो अगर हम समझे कि ग्रॉस डेट 1049 है और नेट डेट 7402 है, तो अगर इसका कैश कंपोनेंट निकाल ले तो कंपनी के पास 6353 करोड़ कैश है एट अ कंसोलिडेटेड लेवल फॉर FY 26। सो और ये मैनेजमेंट का इंडिकेशन है कि ये कैश मैनेजमेंट कंजर्व करना चाहती है, और जब ये बूम और बस्ट साइकिल आएगा, एक तरीके से जब बस्ट साइकिल आएगा और शिप्स के रेट्स काफी गिर जाएंगे, तब मैनेजमेंट चाहती है कि वो इन जाके इस कैश को यूटिलाइज करके शिप्स सस्ते रेट में खरीद सके। तो काफी कंजर्वेटिव एक तरीके से मेरे को अप्रोच लगा इन टर्म्स ऑफ कैश कंजर्वेशन। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आई थिंक डेट और प्रॉफिटेबिलिटी के कुछ ट्रेंड्स हमें रिपोर्टेड फाइनेंशियल से देखने को मिले हैं। ये नॉर्मलाइज फाइनेंशियल्स आई थिंक इसमें एफएक्स का रेट हटा देते, तो इसको अभी करंटली हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो पॉइंट ये भी है कि 1000 करोड़ का प्रॉफिट वाज आल्सो एडेड बाय द एफएक्स कन्वर्जन रेट्स, जो कि यूएसडी आई थिंक काफी फास्ट तरीके से बढ़ा है। आई थिंक 85 से 94 एट द, मतलब एक बहुत फास्ट तरीके से बढ़ा है। तो इससे इस कंपनी को एडवांटेज हुआ है, जिसके वजह से एक रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी पे ये Q4 पे 1000 करोड़ प्लस का प्रॉफिट किया कंपनी ने। थोड़ा बिजनेस ओवरव्यू देखेंगे। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि अप्रोक्सीमेटली 40% जो कंपनी का शिप्स है वो क्रूड क्रूड पे है, और 15% एलपीजी पे है, राइट। और ये जो हम देख रहे हैं क्रूड एंड प्रोडक्ट टैंकर के अर्निंग्स, एवरेज अर्निंग्स का साइकिल कैसे चल रहा था, तो अगर हम देखें 22, 23, 24, 25, तो काफी एक तरीके से स्टेडी पैटर्न फॉलो कर रहा था। पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आते ही एक तरीके से बहुत बड़ा ब्लो अप हुआ। तो FY 25 में एवरेज जो रेट था वो $38,780 पर डे था, जो कि FY 26 में बढ़ के $74,377 है। ये एक एवरेज नंबर है, जो कि एक ग्लोबल नंबर है, दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू द कंपनी, बट इस एवरेज नंबर पे भी 92% का एक तरीके से बहुत फास्ट ग्रोथ देखने को मिला था। और ये अगर हम एमआर अर्निंग्स की बात करें तो ये मीडियम टैंकर्स हैं, जो मीडियम टैंकर्स जो क्रूड ऑयल सप्लाई करती हैं। तो ऑब्वियसली क्योंकि इसका कैपेसिटी कम है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि $25,582 पर डे का रेट था, जो कि सिर्फ 10% से बढ़ा ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ऑब्वियसली ये जो मीडियम टैंकर्स हैं, इसका नंबर ऑफ मीडियम टैंकर्स अवेलेबल इज ऑल्सो हायर। तो उतना प्राइसिंग प्रेशर इसमें देखने को नहीं मिलता है। सुएज मैक्स क्योंकि इसके नंबर्स बहुत कम हैं, क्लोज टू 594 है, वो भी उसमें भी ऑपरेशनल नंबर कितने हैं अगर किसी को पता है आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। बट क्योंकि वो नंबर्स इतने कम है और इतना टाइट एक तरीके से ये पूरा सिचुएशन जियो पॉलिटिकल का बन चुका था, एक बहुत ही शार्प अपराइज हमें देखने को मिला सुएज मैक्स अर्निंग्स $US पर डे के रेट में। तो ड्राई बल्क इज क्वाइट कंसिस्टेंट। आप देखें तो इसके नंबर्स बहुत हाई हैं, मतलब ऐसा कोई प्रेशर बनता नहीं है इन पे। तो देखें तो काफी स्टैग्नेंट तरीके से इसके रेट्स रहे थे, और इस पे हम ज्यादा जाएंगे नहीं। एलपीजी पे हम थोड़ा और कंसंट्रेट करना चाहेंगे, क्योंकि एलपीजी जो है क्लोज टू 15 to 20% ऑफ ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग
के फ्लीट का पार्ट है, तो इसको स्टडी करना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे अगर वापस से आप देखेंगे कि एक तरीके से 61% का जंप आया था इन FY26 compared to FY25, because of which the utilization and the profitability was very high for this quarter, for Q4 specifically for the company, and FY26 in totality for the company. एसेट प्राइस मूवमेंट, ये एसेट प्राइस जो एनएवी की मैं बात कर रहा था, राइट? एनएवी जिसमें आप ऐड करते हैं ऑल वैल्यू ऑफ शिप्स, ऐड कैश, लेस डेट एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स। इसमें अगर आप देखें तो ये सिर्फ एसेट वैल्यू का है। तो क्रूड का आप देखेंगे तो ये कांस्टेंट एक तरीके से राइज हुआ है। प्रोडक्ट का देखेंगे, प्रोडक्ट की टाइप ऑफ टैंकर्स है जो कार्गो ट्रांसफर कराती है, तो इसमें भी एक स्टेडी राइज देखने को मिला है। ये राइज या फॉल इसलिए होता है क्योंकि एक तो आपका स्क्रैपिंग में बहुत सारे शिप्स चले जाते हैं, तो आपका जो पूल ऑफ शिप्स हैं उसमें से कुछ स्क्रैपिंग में चले जाते हैं और कुछ एज अ परसेंटेज ऑफ करंट फ्लीट ऑर्डर बुक में रहते हैं। तो वो सारी चीजें डिटरमाइन करेंगे कि एसेट वैल्यू ऑन द हायर साइड जाए या लोअर साइड जाए। तो इस उस हिसाब से देखा जाए तो आप कांस्टेंट एक राइज देख रहे हैं, राइट? ये 2021 से 2026 का डेटा है, तो आप ये कह सकते हैं कि अपने साइक्लिकलिटी में ये एक तरीके से पीक में है। बट ये जो साइक्लिकलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ये साइक्लिकलिटी बहुत अलग तरीके से देखने को मिलेगी हमें इन क्रूड एंड गैस कंपेयर्ड टू प्रोडक्ट्स एंड ड्राई बल्क, राइट? क्योंकि प्रोडक्ट एंड ड्राई बल्क के शिप्स बहुत है। तो ये एक चीज है जो आई थिंक इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए इस कंपनी के बारे में। This talk is not a stock recommendation. It's something that came up. I was watching a podcast of Mr. Monish Pabrai, who's a well-known value investor in the US, and he was talking about him buying a stake in a crude ship company. That got me intrigued and led me to asking whether I can find something within India. Although this is not comparable to what he had, because उनके पास जो था, Frontline was the name of the company that was purely into crude. But what we have here is not a company which is purely into crude. It is into crude, it is into gas, it is into other cargoes, but it is also into oil rigs. It has 4 oil rigs and it is also into oil rigs. So it's a mix kind of company, very interesting, and with impeccable cash numbers with them. But that comes with a caveat. That cash needs to be utilized to buy new ships, and how long this cycle of positive movement goes ahead for the shipping industry is for there to everyone to see. But having said that, if a company is highly leveraged is when the issue really begins. And this company, in my personal opinion, looks good in terms of prudency, in terms of conservatism, in terms of retaining cash, and the management's outlook on what they're going to do with the capital allocation. So capital allocation is very very important, what the leaders of the company do for the capital allocation. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जितना हो सके मैनेजमेंट के बारे में जितना समझ सके, अपने ग्रेप वाइन से, अपने सर्कल से, वो एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज रहता है। ऑल्दो अ लॉट ऑफ टाइम्स पर्सनली बहुत लोगों के पास एक्सेस रहता है, बहुत लोग ये कहते हैं कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मैनेजमेंट से मिल के आते हैं, बट इन माय ओपिनियन दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। बिकॉज अगर आप गंजे हो और उनके पास जाओगे तो कंघी बेचना उनका काम है, तो वो तो आपको जरूर बेचेंगे। बट आप जितना उनसे दूर रहो और जितना आप ऑब्जेक्टिवली जो पब्लिक डिस्क्लोजर्स है उनको स्टडी करो, उतना बेहतर मेरे हिसाब से। पर सबका अपना अपना अप्रोच होता है। ये अगर हम देखें तो हिस्टोरिकल ऑर्डर बुक एज अ परसेंटेज ऑफ फ्लीट, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्रूड टैंकर्स, प्रोडक्ट टैंकर्स, बल्कर्स और एलपीजी कैरियर्स, अब एलपीजी कैरियर्स का एक अपटिक हमें देखने को मिला है ऑर्डर बुक में। मतलब 26%, if there are 100 ships, 26 are in order. So this might seem, this might have an impact when these orders do fructify.
वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये ऐसा नहीं है कि ये मैन्युफैक्चरिंग की पेन का ऑर्डर है कि ऑर्डर दे दिया और ये 2 मिनट में 1,000 पेन निकाल दिए। इनको बनने में बहुत टाइम लगता है। ये यूजुअली 1 1 बिलियन डॉलर्स की ये शिप्स होती हैं। 8,500 9,000 करोड़ की शिप होती हैं। अगर आप बनने को देते हो तो 6 7 साल कहीं नहीं गए इनको बनने में। इसीलिए वो बूम बस साइकिल चलता रहता है। यूजुअली हमने क्या देखा कि रियल एस्टेट में भी लोग तब घुसते हैं जब रियल एस्टेट के प्राइसेस काफी भाग जाते हैं, या स्टॉक में भी लोग तभी घुसते हैं जब स्टॉक के प्राइसेस एक एलिवेटेड लेवल पे रहते हैं। एंड एज लॉन्ग एज वी हैव ह्यूमंस वी विल सी दिस इन द शिपिंग इंडस्ट्री एज वेल, बट there will be some management who will be more conservative about this company can afford to because it's creating good profitability, but जो fragmented players हैं जिनके पास एक शिप दो शिप हैं, वो जो लेवरेज होते हैं और अचानक से एक प्राइस में डिप आ जाता है, उनके लिए काफी डिफिकल्ट होता है सस्टेन करना। तो यहाँ अगर हम देखें तो ग्लोबल ऑर्डर बुक एंड स्क्रैपिंग पोटेंशियल, तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि एजिंग फ्लीट परसेंटेज ऑफ टोटल फ्लीट कितना है एंड ऑर्डर बुक परसेंटेज ऑफ टोटल फ्लीट कितना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नेट नेट कितना शिप्स ऐड होने वाला है, राइट? तो अगर हम यहाँ पे देखें, एलपीजी का जो एजिंग फ्लीट है वो सिर्फ 10% है, और न्यू ऑर्डर फॉर एलपीजी शिप्स इज 28%। तो एक तरीके से एलपीजी के जो फ्रेट रेट्स हैं उसमें डेफिनेटली एक डाउन टिक देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑब्वियसली 18% इंक्रीमेंटली शिप्स ऐड होंगे। आप अगर क्रूड को देखो तो क्रूड में एक तरीके से आप 23% भी ऑफ द टोटल फ्लीट अगर आप ऐड करोगे तो आपको स्क्रैप 24% कर रहे हो, तो इंक्रीमेंटली आपका 1% फिर भी शिप्स जो हैं वो कम आपको देखने को मिलेंगे। तो क्रूड के जो फ्रेट रेट्स हैं वो एक एलिवेटेड लेवल पे रहने चाहिए। और प्रोडक्ट एंड ड्राई बल्क डजंट मैटर बिकॉज एनीवेज दीज you just need to replace like to like, and at some point produce more than you replace. So because there are so many ships, their freight rates tend to not move around that much. तो ये अगर हम देखें ग्लोबल ऑर्डर बुक परसेंटेज ऑफ फ्लीट, राइट? तो ये आई थिंक उतना कुछ ज्यादा इंसाइटफुल नहीं है। वही आई थिंक ईयर ऑन ईयर दिखा रहे हैं कि कितने ऑर्डर बुक ऑर्डर बुक एज अ परसेंटेज ऑफ फ्लीट ईयर ऑन ईयर। तो ये आप देख सकते हैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में। इसको भी मैं स्किप करूंगा। ये हम देख सकते हैं, ये है ऑफशोर मार्केट ट्रेंड्स फॉर जैकअप रिग यूटिलाइजेशन। अब हमें पता है कि कंपनी के पास क्लोज टू 4 ऑयल रिग्स हैं, और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ग्लोबली 70%, 70 to 72% ऑफ ऑयल रिग्स आर यूटिलाइज्ड। अब ग्लोबली अगर हम देखें कि कितने ऑयल रिग्स हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि there are 491 oil rigs globally which are there। और ये ओएसवी जो है ये है ऑफशोर सपोर्ट व्हीकल्स, राइट? तो 491 में से कोल्ड स्टैक या नॉट यूज मोर देन 3 इयर्स 59, क्योंकि इसका रिफर्बिशमेंट भी होता रहता है। तो नंबर ऑफ वेसल्स और रिग्स मोर देन 20 30 इयर्स ओल्ड 31%, राइट? तो अंडर कॉन्ट्रैक्ट फ्लीट अगर आप देखें तो ये जो 31% है ये स्क्रैप पे जाएगा, और ये जो 305 है ये अभी अंडर कॉन्ट्रैक्ट है, और ऑर्डर बुक है जो सिर्फ 12 है। सो एक तरीके से रिग्स आर वेरी वेरी स्कार्स रिसोर्स इन द वर्ल्ड। बनाने में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, एंड ऑफशोर रिग्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग्स टू बिल्ड। That's the reason why there are only 305 across the globe, and just 12 in the order book. So usually what happens, there is a correlation which is seen in crude oil price and oil rig demand. As the crude oil price rises, companies and countries are incentivized to dig more. So that is a thing which plays out. But I feel countries which are importing a lot of their oil will constantly be in the lookout for rigging activities. So there, I think in a developing economy where you're constantly looking for fresh oil, you're looking for more um, oil beneath the surface, beneath the sea surface, uh, rate should not rate should be on an upward trajectory. But I could be wrong. Please do let me know in the comment section what you think about this.
सो अगर कंपनी के बारे में थोड़ा देखें तो कंपनी जो है 1948 में इस्टेब्लिश हुई थी, इंडिया की लार्जेस्ट शिपिंग एंड ऑयल फील्ड सर्विसेज प्रोवाइडर है। ट्रिपल ए क्रेडिट रेटिंग है इसका। um, 4 ऑयल रिग्स हैं एंड 19 ऑफशोर सपोर्ट व्हीकल्स हैं। 15 ट्राइबल कैरियर्स हैं, 39 वेसल्स एंड 24 टैंकर्स। राइट। um, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में थोड़ा बात करें तो 30% इज विद एफ आई आई। I was going through the list of the FII and I saw the Norway Bank Fund, which is the largest fund in the world, which is the Norges Bank. They are invested in this company. Nalanda, which Pulak Prasad, I tend to look at what some of the spaces he's investing in, and he I think left out, like he's no more invested in this, or he may be having a size which is less than 1%, which is not required to be disclosed, so we do not know whether he's still invested. um, yeah, so these are some of the marquee investors who were invested in this. Public 26% and promoters close to 30% of holding. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रोफाइल क्या है, मतलब शिप्स जो हैं वो कितनी पुरानी है, क्योंकि उसको समझना बहुत जरूरी है। ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो फ्लीट प्रोफाइल 14.32 इयर्स इज द एवरेज एज। ग्लोबली अगर इसको कंपेयर किया जाए तो दिस वुड बी कंसिडर मैच्योर फ्लीट, नॉट अ स्क्रैपिंग फ्लीट। स्क्रैपिंग फ्लीट विल बी इन द रेंज ऑफ 20 to 25 plus years, is where the ships would begin to be scrapped away. So I think the profile is good in terms of requirement of cash. Um, there won't be any immediate requirement. Two, um, in the sense, when I say immediate requirement, that there are not too many ships coming for scrapping, so you will not be required to order a huge number of ships to replace your aging fleet. But yes, of course, as your demand is growing, you will need to keep adding. जैकअप रिग्स हियर अगर देखें तो इनका जो एवरेज एज है प्लेटफॉर्म सप्लाई वेसल जैकअप रिग्स जो 4 हैं 14.58, which is not considered old in the jackup rig space. So that's good news for the shareholders as well on that front. So these are some of the vessels added to the fleet. So you can see that there are very small tonnage. So compared to the larger tonnage vessels that the company has, so they're not adding the big ones. So for if you see DWT wise, these are huge ones. But obviously you need to divide this by the number of vessels that are there to try and understand per ship DWT कितना है, और उसको आप इससे कंपेयर कर सकते हैं जो कि एक पर शिप DWT पे है। तो how much are they spending? Are they spending on the larger ones, the smaller ones? आप देखें तो यहाँ पे लार्ज गैस कैरियर्स का फ्रेट रेट ज्यादा रहता है, ट्राइबल का उतना नहीं रहता, मीडियम रेंज टैंकर का भी उतना नहीं रहता। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा रेवेन्यू डेज में उतना इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, बट टोटल ओन टनेज में एक ठीक ठाक इंक्रीज देखने को मिला है। ड्राई डॉकिंग में जो एक बार आपके पोर्ट में शिप्स लग जाते हैं और उसमें से आप जो ड्राई डॉक करते हैं उसमें भी कुछ टाइम वेस्ट जाता है, तो रेवेन्यू डेज में वो इम्पैक्ट करता है। राइट। और ऑफ शोर ड्रिलिंग में अगर आप देखें तो गुड अपटिक इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू डेज फॉर ऑफशोर रिग्स। और टीसीवाई अगर देखें तो टाइम चार्टर यील्ड, तो पर डे हाउ मच इज each segment of the business generating, what is the charter rate that is generating. So if you see in Q3 FY26, it was 47 to 81. There's on quarter 30% jump. Year on year, we discussed 98% jump, 23% jump. So not much in LPG carrier, but even in dry bulk year on year, 35% jump. Whereas quarter on quarter, it was minus 7%. तो ये ऑपरेटिंग डेज, आई थिंक वो यूटिलाइजेशन कितना हुआ है। यहाँ पे आरओसी आरओई के नंबर्स देखेंगे तो 31% FY23 में थे, बट रिटर्न ऑन इक्विटी हैज stagnated here to 19 to 18%. Return on capital employed is also not bad. I think if you consider opportunity cost at 15% or weighted average cost of capital at 15%, with a risk-free rate at 6 to 7% of the bond,
18% is just generating 3% more than the WAC. But overall, in the scheme of things, in the big revenue that it generates, it has close to 6,000 plus crores of cash on its book. So that's great for the investors. यहाँ पे अगर हम देखें तो इनके कंसोलिडेटेड एनएवी में कैसे चेंज आया है. एनएवी एज एट March 21 was close to 538. Now this 538 number, 538 crore, oh sorry, 538 rupees, right? So that NAV is the per share में 538 था. कैश प्रॉफिट 1048 पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया. डिविडेंड कंपनी ने दिया तो -137 हुआ, और फ्लीट चेंज की वजह से 347 हुआ NAV. एंड नाउ राइट नाउ एट March 26 with all this cash profit and fleet change sitting at 1796 per share, and the share price is 1419 per share. तो शेयर प्राइस टू स्टैंड अलोन एनएवी की हम बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि 0.83 है, और ये एक काफी लो नंबर था. FY25 में 0.6. काश मुझे ये FY25 में पता चलता, बट ठीक है. सब मिस्ड अपॉर्चुनिटीज विल बी देयर. Right now I am still in a two state of mind. I am still researching this stock, and it is not a stock recommendation, but I'm still trying to understand the dynamics, whether there is anything that I may have missed in my analysis. आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अगर आपके पास कुछ इंसाइट्स है इस इंडस्ट्री के बारे में, आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ आवर स्मॉल कम्युनिटी. डिविडेंड्स देखे तो 17 क्वार्टर से ये डिविडेंड कंटिन्यूसली देते आ रही है. 35.1 रुपीज पर शेयर FY26 में डिविडेंड दिया है, और FY23 से ये 28 रुपीज प्लस शेयर प्लस डिविडेंड देते आ रही है. यहाँ पे अगर हम देखें डेट और कैसे नेट डेट रिडक्शन हुआ है, तो 361 मिलियन US डॉलर्स FY19 में डेट था, जो कि अब 516 नेगेटिव डेट है. मतलब आप कैश, नेट कैश देखे तो 516 मिलियन है US डॉलर. तो अगर इस नेट डेट, नेट कैश मतलब कैश माइनस डेट, तो वो नेट कैश आपके पास 516 मिलियन है. और ये नॉर्मलाइज नंबर है, वो ये कह रहे हैं क्योंकि एफएक्स का इफेक्ट इन्होंने हटाया है, तो दैट इज अ थिंग दैट दे मेंशन. ये रीप्राइसिंग इन्होंने दिखाया है कि इन इन हाफ ईयर बेसिस कितने वेसल्स या रिग्स हैं जो रीप्राइसिंग के लिए आ रहे हैं. तो आप देखेंगे H1 FY27 में 4, H2 FY27 में 4, ऐसे करते करते H2 FY28 में काफी सारे वेसल्स हैं जो री रेटिंग के लिए आ रहे हैं, रीप्राइसिंग के लिए आ रहे हैं. रीप्राइसिंग मींस उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है और वो नए कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, तो एक तरीके से प्राइसिंग रीनेगोशिएट होगा डिपेंडिंग ऑन अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई एट दैट पॉइंट इन टाइम. तो थोड़ा सा स्क्रीनर भी देख लेते हैं. तो कंपनी अभी करेंटली मार्केट कैप बैठा है 20,257 करोड़ के मार्केट कैप पे. स्टॉक का पीई जो है 6.88 है. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.4%, 18.8% रिटर्न ऑन इक्विटी. यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ हमें 56.7% का देखने को मिला था. डेट टू इक्विटी 0.06, विच इज अ ग्रेट साइन. बहुत ही कम डेट ऑन द बुक्स है. स्टॉक प्राइस अगर आप देखें तो जैन 2021 में इट वाज एट 240. अगर मैं बिजनेसेस थोड़े और पहले और बेहतर समझना शुरू कर देता तो उस समय मेरे स्कोप में था ही नहीं ये बिजनेस, राइट. काश होता, क्योंकि अभी 240 से ये क्लोज टू 1400 के लेवल्स पे है, which is a great jump for anybody who's held through this, through COVID or through from Jan 2021. यहाँ पे आप देखें शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी एक इसका पियर है, जिसका 10.06 पी है. जी शिपिंग 2.47% डिविडेंड यील्ड है. डिविडेंड यील्ड ऑल्दो ये करंट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर को हमेशा अपने एवरेज से ये कैलकुलेट करना चाहिए. अगर आप सपोज मान लीजिए कि आपका एवरेज 600 है,
तो आपके लिए तो डिविडेंड यील्ड 2.47% से बहुत ही ज्यादा है, और जो कि कंसिस्टेंटली आपको एक तरीके से देखने को मिल रहा है, विच इज ग्रेट। बट लोग इसको जनरली प्राइस से देखते हैं, जो कि आपको फिर कम लगने लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब आप अगर आप प्राइस उसका काफी इन्फ्लेट हो गया हो तो आपको ये डिविडेंड यील्ड सिर्फ 2.4% लगेगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाई आई थिंक वॉरेन बफेट हेल्ड कोक टू द 2000s, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि उसका एसेट वैल्यू बढ़ ही नहीं रहा, आप क्यों होल्ड करके रखे हो। बट ही वॉज गेटिंग इमेंस अमाउंट ऑफ डिविडेंड ऑन द लो एवरेज दैट ही हैड, which nobody was understanding. So he was, I think, generating 500 to 600 million US dollars of dividend on the low averages that he had since the time he entered in the 1990s. So that is a uh, thing that people ignore. यहाँ पे मार्च 2026 में 5400 का सेल्स, और ये 2943 का नेट प्रॉफिट. So that's it from my side in this edition of reviewing Great Eastern Shipping Company. Do let me know in the comment section what you think about the analysis. Thank you and have a great day ahead.